चलिए दोस्तों, उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। हो जाइए तैयार और कॉपी कलम लेकर के रेडी हो जाइए। आज हम लोग बायोलॉजी के अगले क्लास में कुछ विशेष कोशिका के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे थे और कोशिका के अंदर जितनी भी सारी संरचनाएं हैं उसके बारे में भी चर्चा किए हैं। तो आज जो दूसरी संरचनाएं हैं उससे आगे की कड़ी को बढ़ाते हुए और आज हम लोग पढ़ते हैं। कुछ दोस्तों की शिकायत ये रहती है वीडियो में, कमेंट में या ऐसे भी कॉल करके दो चार लोग बोले हैं कि वीडियो जो होता है ये बहुत लंबा हो जाता है। तो दोस्तों ये तो सब्जेक्ट जो जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी को, ये तो कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट है नहीं। और लंबा होने का कारण एक ये भी है कि जिस भी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं, जिस भी टॉपिक को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं वो उसकी थोड़ा गहराइयों तक जाकर के समझें। क्योंकि आज के डेट में जो कंपटीशन है, किसी भी चीज़ का आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, वो जमाना गया जब ऊपर झापर पूछता था एक नंबरिया। ऐसे भी होता तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, लेकिन अब जो है क्वेश्चन कुछ गहराई में जाकर के पूछने लगा है। तो जिस भी चीज़ टॉपिक को हम चर्चा करेंगे, किसी भी टॉपिक को तो थोड़ा गहराई में तो जाना हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम गहराई में जाकर के हम किसी भी चीज़ को समझें। और ऐसे भी ये बहुत शॉर्ट है, जिस भी चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं ये शॉर्ट करके ही हम बता रहे हैं, शॉर्ट नोट्स तैयार करके, और जो है बहुत शॉर्ट करके ही हम बता रहे हैं। और समझाने के क्रम में तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा ही, और 1 घंटा का क्लास कोई बहुत बड़ी क्लास होती ही नहीं है। होता ये क्या है कि मन उबाऊ लगने लगता है। अगर मानकर चले किसी आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, वहाँ पर जाकर के आप क्लास कीजिएगा, अगर वहाँ के टीचर आपको 10-15 मिनट पढ़ा दे और बोले कि इसे जाइए अगले क्लास में आइएगा, तो फिर क्या होगा? तब तो ऐसे में क्लास 2-3 साल में ख़त्म होगा, है कि नहीं? और ये ऑनलाइन है तो मतलब 1 घंटा का सीरीज आप लोगों को बहुत लंबा लगता है। खैर, एग्जाम भी आपको जब देना होगा ना, तो वहाँ भी आपको 2 घंटा एग्जाम हॉल में बिताना होगा। और उस 2 घंटा में अच्छे परफॉर्मेंस करने के लिए जब तक आप 8-10 घंटे मेहनत करके तैयार होकर के नहीं जाइएगा, तो फिर आप उस 2 घंटे को नहीं झेल पाइएगा। तो आप उस 2 घंटे, आपको एग्जाम हॉल में भी 2 घंटा बिताना होगा, और आपको 1 घंटा का सीरीज बहुत लंबा लग रहा है। खैर, जिनको लग रहा है लगने दीजिए। आज हम लोग पढ़ते हैं कोशिका के अंदर संरचनाएं को। कल हम ईआर के बारे में चर्चा किए थे। मानकर चलिए ये हमारा कोशिका रहा, ये हमारा केंद्रक रहा, और इसके बारे में ईआर मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताए थे। इसका हिंदी नाम ये होता है अंतःप्रद्रव्य जालिका, या इसको अंतःद्रव्य जालिका भी कहते हैं। और इसके बारे में हम बताए थे कि ये जो होता है ना, इस तरह मतलब इसकी जो संरचना होती है जालीनुमा संरचनाएं होती है, जालीनुमा संरचनाएं होती है, और ये पाइप के आकार का होता है। जालीनुमा संरचनाएं होती है और ये किसके आकार का होता है? पाइपनुमा आकार का। और ये जो पाइपनुमा जो आकार की संरचना है, इसी के अंदर जो है कुछ द्रव्य भरे होते हैं। और यही जो है, ये जो होता है ना, ये अंत इसके बारे में बताए थे कि ये जो है परिवहन का जो कार्य करती है, ये अंतः परिवहन का कार्य करती है, बाह्य परिवहन का कार्य नहीं करती है, अंतः परिवहन का कार्य करती है। और इसके बारे में हम कल के क्लास में हम पूरा चर्चा कर चुके थे। और ये भी बताए थे कि ये अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी कि ईआर जो है, इसके ऊपर जो है छोटी छोटी जो संरचनाएं दिखती है, छोटी छोटी संरचनाएं इस तरह की, इसको हम राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोम नाम दिए थे, राइबोसोम। और ये कोशिका के अंदर की जीवित संरचनाएं हैं जो ऑर्गेनॉइड्स के अंतर्गत आते हैं, और इसका नाम हम दिए थे राइबोसोम। तो आज हम लोग राइबोसोम के बारे में पढ़ने वाले हैं। राइबोसोम, राइबोसोम के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। और राइबोसोम जो होते हैं ना, ये जितने भी ईआर है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सभी ईआर पर नहीं होते हैं। इसके बारे में चर्चा किए थे। कुछ जो ईआर यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका होता है, कुछ स्मूथ यानी कि चिकना होता है, और कुछ खुरदरी होता है। तो जिसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है वह खुरदरी हो गया, जिसके ऊपर नहीं पाया जाता है वह चिकना हो गया। तो राइबोसोम कुछ तो ये जालिका के ऊपर होता ही है, और कुछ जो राइबोसोम होते हैं ना, कहीं कहीं ऐसे भी बिखरे पड़े होते हैं। इस तरह से भी कहीं कहीं राइबोसोम जो होते हैं बिखरे पड़े होते हैं। और कुछ राइबोसोम जो होते हैं कहीं कहीं पर जो है इस तरह से चिपक कर गुच्छा यानी कि गुच्छों जैसा जो है आकृति बनाते हैं। कहीं कहीं
कहीं कहीं तो बिखरे पड़े होते ही हैं और ईआर पर भी होते हैं, लेकिन कुछ राइबोसोम जो होते हैं इस तरह के गुच्छों का निर्माण करते हैं। तो जो ये राइबोसोम होते हैं इस तरह के गुच्छों का जो निर्माण करते हैं, तो इसमें तो कुछ विशेष प्रकार के वैसे पदार्थ कह सकते हैं या वैसे कुछ होंगे संरचनाएं जो इनको गुच्छा बनाने में मदद करती होगी, कुछ तो होगी जो इसको गुच्छा बनाने में मदद करती होगी। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है कि सब आकर के एक जगह जो एकत्रित हो गए या आपस में एक दूसरे से चिपक गए, नहीं। ये जो है राइबोसोम के जो गुच्छे के आकार की जो संरचनाएं हैं, यहाँ पर इसके अंदर कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो इनको गुच्छा बनाने में जो है मदद करती है कि नहीं। और वो संरचनाएं का नाम है आरएनए, mRNA, मैसेंजर आरएनए, है कि नहीं। ये mRNA जो होता है इसको गुच्छा बनाने में मदद करता है। और कोशिका के अंदर जितनी भी सारी संरचनाएं के बारे में देखे तो हम बताए थे कि सारी संरचनाएं यानी कि अधिकतर संरचनाएं जो होती है वो प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ होता है। प्रोटीन एंड लिपिड, सारी संरचनाएं किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ होता है। लेकिन एकमात्र यह राइबोसोम एक ऐसी संरचना है ना जो यह प्रोटीन और mRNA का बना हुआ होता है। प्रोटीन एंड mRNA का यह संरचना बना हुआ होता है। और जितने भी सारे संरचनाएं के बारे में देखे थे तो वह प्रोटीन और लिपिड से निर्मित था, लेकिन ये जो राइबोसोम संरचनाएं है ये प्रोटीन और आरएनए से बना हुआ होता है। और यही जो mRNA है इसको गुच्छा बनाने में जो है मदद करता है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद ये गुच्छा जो बना है यहाँ या यहाँ, ये गुच्छा जो बना है राइबोसोम का, इसको हम पॉलीसोम कहते हैं। इस गुच्छा का नाम क्या है? पॉलीसोम। ये पॉलीसोम कोई अलग चीज नहीं है, ये राइबोसोम का ही मतलब कह सकते हैं विस्तारित नाम है। जो गुच्छा बन गया जहां जहां पर, उसका एक नया नाम है पॉलीसोम। हालांकि ये है राइबोसोम ही, इसको राइबोसोम कहना कहीं से गलत नहीं होगा, लेकिन ये गुच्छे का जो आकार बनाया इसको हम पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम, राइबोसोम या पॉलीराइबोसोम इसको कहते हैं। ठीक है। और ये जो संरचना होता है एक विशेष प्रकार के धागे के, मतलब ऐसे कह सकते हैं एक विशेष प्रकार के धागे के समान से जो है अपने आप में जो है एक तरह से जुड़ा हुआ होता है, और यही जो है mRNA जो है इसको जोड़ने में मदद करता है। इतना तक क्लियर हो गया। अब इसके हम कुछ कार्य देख लेते हैं। और एक चीज और देखिएगा कि राइबोसोम जो है ना, जितने भी हम कोशिका संरचना के बारे में पढ़े हैं, राइबोसोम सबसे छोटी संरचना है। कोशिका के अंदर जितनी भी ऑर्गेनॉइड संरचना के बारे में देखे हैं उन सभी में राइबोसोम सबसे छोटी संरचना है। और यह एक झिल्ली विहीन संरचना है। झिल्ली विहीन मतलब इसके ऊपर किसी भी प्रकार का झिल्ली, राइबोसोम के ऊपर जो है किसी भी प्रकार का झिल्ली नहीं होता है। और संरचना के बारे में देख रहे थे किसी के ऊपर एक प्रकार का झिल्ली है, किसी के ऊपर दोहरी झिल्ली है, आगे हम दोहरी झिल्ली के बारे में भी देखेंगे। लेकिन राइबोसोम पूरी संरचना में ऐसी संरचना है जो ये तो सबसे छोटी संरचना है, और ये जो है कैसी संरचना है? झिल्ली विहीन संरचना है। यहां तक क्लियर है। इसके बाद हम इसके कार्य के बारे में देख लेते हैं, कार्य के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। इसका मुख्य रूप से कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन का संश्लेषण करना, इसका मुख्य कार्य क्या है राइबोसोम का? प्रोटीन का संश्लेषण करना। अब ये प्रोटीन का संश्लेषण कैसे करता है? संश्लेषण के बारे में जैसे कि कल के क्लास में हम बताए थे कि जब हम भोजन करते हैं, वसा के बारे में एग्जाम्पल दिए थे कि नहीं, जब हम भोजन करते हैं तो जो वसा होता है वो पच करके फैटी एसिड में बदल जाता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। और वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है हमारे शरीर में ब्लड के माध्यम से जब कोशिका तक पहुंचता है तो फिर जो है कोशिका जो होता है, जो कोशिका के अंदर की जो संरचनाएं होती है वो जो है अपने जरूरत अनुसार जो है फिर से उसको जो है वसा में कन्वर्ट कर देता है। तो ठीक इसी तरह से इसका भी कार्य है। ये राइबोसोम जो है प्रोटीन का जो संश्लेषण करता है, ये कैसे करता है यहाँ पर देखते हैं। फिर से एग्जाम्पल लेते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में प्रोटीन होता है। प्रोटीन एक बहुत ही मतलब उपयोगी स्रोत है, इसको भोजन में रहना बहुत जरूरी है। प्रोटीन होता है, जब इसको हम भोजन करते हैं तो भोजन के दौरान जब पाचन होता है, जब भोजन के दौरान जब पाचन होता है ना, तो ये प्रोटीन जो है एमिनो एसिड में बदल जाता है। एमिनो एसिड यानी कि एमिनो अम्ल में जो है यह प्रोटीन बदल जाता है।
और यह एमिनो अम्ल में बदलने के बाद ये अमीनो अम्ल जो है हमारे रक्त में जाता है, और रक्त में जाने के बाद रक्त के माध्यम से फिर यह कहाँ पहुँच जाता है, कोशिका में पहुँच जाता है, और फिर कोशिका के झिल्ली मतलब कोशिका झिल्ली से होते हुए कहाँ पहुँच जाता है, राइबोसोम तक पहुँच जाता है। और फिर राइबोसोम तक ये एमिनो एसिड पहुँचा तो फिर कोशिका के अंदर जितने भी संरचनात्मक मतलब इकाई हैं उसको लगेगा, या मतलब इस तरीका से अगर इसको प्रोटीन की आवश्यकता होगा तो फिर से ये क्या करेगा, ये जो एमिनो एसिड रक्त के माध्यम से कोशिका तक पहुंचा है ना, फिर ये जो है ये राइबोसोम क्या करेगा, इस एमिनो एसिड को फिर से यह जो है प्रोटीन में बदल देगा, प्रोटीन का निर्माण फिर से कर लेगा। इसीलिए जो है इसको कहा गया कि ये इसका जो मुख्य कार्य है क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। और इसको जो है ना प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे आप नाम सुनेंगे हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, ये सब प्रोटीन ही है। हिस्टोन प्रोटीन हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, ये सब प्रोटीन है। ये सब का संश्लेषण करना किसका कार्य है, तो राइबोसोम का कार्य है। बस राइबोसोम के बारे में इतना ही। इसके बारे में जो भी हम जानकारी यहाँ से प्राप्त किए राइबोसोम के बारे में, तो ये सब जानकारी आया कहाँ से, इनमें कुछ वैज्ञानिकों को हम याद रख लेते हैं। और वैज्ञानिक का नाम याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम में वैज्ञानिक के नाम पूछे जाते हैं। राइबोसोम के बारे में जितने भी चीज़ें पढ़े, तो ये राइबोसोम का खोज कौन किया था, राइबोसोम का खोज कौन किया था। तो जो ये राइबोसोम का जो खोज हुआ ना, सबसे पहले प्लांट में किया गया, यानी कि पौधा में। राइबोसोम का खोज सबसे पहले पौधा में किया गया, और तब जाकर के जो है ना इसका खोज जंतु में किया गया था, मतलब जीव में, बाद में जाकर के एनिमल में किया गया। और जब प्लांट में इसका जो है खोज किया गया, तो इसका खोज कौन किया था, तो रॉबर्टसन और ब्राउन। राइबोसोम का खोज प्लांट में सबसे पहले कौन किया था, रॉबर्टसन और ब्राउन किया था इसका खोज। और बाद में जो है एनिमल में जो इसका खोज हुआ, इसका खोज कौन किया था, तो पैलाडे किया था, पैलाडे। एनिमल में राइबोसोम का खोज पैलाडे किया, और प्लांट में राइबोसोम का खोज सर्वप्रथम रॉबर्टसन और ब्राउन किया था। और जो है ये राइबोसोम का नामकरण किसने किया, तो नामकरण के बारे में देखेंगे। राइबोसोम से 4 वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है, रॉबर्टसन, ब्राउन, पैलाडे और रॉबर्ट। राइबोसोम का खोज सबसे पहले रॉबर्टसन और ब्राउन किया था प्लांट में, बाद में आगे चल करके जंतु यानी कि एनिमल में राइबोसोम का खोज पैलाडे ने किया, और राइबोसोम का नामकरण कौन किया, रॉबर्टसन और रॉबर्ट दोनों अलग अलग वैज्ञानिक है। ये मत समझ लीजिएगा कि दोनों एक ही है, नहीं, दोनों अलग अलग वैज्ञानिक है। और एनिमल में जब राइबोसोम का खोज पैलाडे किया ना, तो इसी राइबोसोम को जो है इन्हीं के नाम पर पैलाडे कण कहा गया, पैलाडे कण। ये एनिमल में राइबोसोम का खोज किए थे, तो इन्हीं के नाम पर क्या कहा गया, इनको पैलाडे कण राइबोसोम का नाम दे दिया गया। और ये जो राइबोसोम होता है ना, ये 2 प्रकार का होता है। राइबोसोम कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक 70S राइबोसोम, और दूसरा 80S राइबोसोम। एक 70S राइबोसोम होता है और दूसरा 80S राइबोसोम होता है। एस क्या है, तो एस जो है ना सेडरबर्ग यूनिट है, सेडरबर्ग यूनिट, इसको मापने का इकाई है, सेडरबर्ग यूनिट है, सेडरबर्ग। और 70S और 80S 2 प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं, और एस सेडरबर्ग यूनिट हो गया इसका नापने का इकाई। तो ये 70S है ना, इसका भी 2 सब यूनिट है, और 80S है, इसके भी 2 सब यूनिट है। एग्जाम में सब यूनिट से प्रश्न पूछा जाता है ऐसे। अब सब यूनिट कौन है वो पहले देख लेते हैं। 70S है, इसके सब यूनिट कौन है, तो एक 30S हो गया और एक 50S हो गया। दोनों को जोड़ना नहीं है, ये ना से 50 और 30 जोड़ करके 80 पूरा दीजिएगा, यहाँ है 70 ही नहीं, ये सब यूनिट है इसका। 70S और 70S के जो है 2 सब यूनिट है, 30S
और 50s। उसी तरह से 80s के सब यूनिट है 40s और 60s, ये दोनों सब यूनिट है। तो एग्जाम में जो है यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि 30s और 50s किसका सब यूनिट है, तो राइबोसोम के 70s का सब यूनिट है। फिर उसी तरीका से 40s और 60s किसका सब यूनिट है, तो ये राइबोसोम के जो 80s मतलब 80s प्रकार के जो राइबोसोम है इसके सब यूनिट है। इस तरह से प्रश्न राइबोसोम से संबंधित जितने भी आते हैं यहाँ हमने इसका चर्चा कर दिया। अब इससे आगे आ जाइए। राइबोसोम संरचना के बाद जो नेक्स्ट संरचना है हम लोग देखेंगे उसका नाम है गोल्जी बॉडी। उसका नाम क्या है, गोल्जी बॉडी। ये भी एक कोशिका के अंदर की संरचनाएं हैं और ये गोल्जी बॉडी जो इसका हिंदी में भी नाम गोल्जी बॉडी ही है, और जिस वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था उसी वैज्ञानिक के नाम पर इसका नाम रखा गया है गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी पहले दिखता कैसा है कोशिका के अंदर, उसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। ये जंतु में अलग दिखता है और प्लांट में अलग दिखता है, मतलब ज़्यादा कुछ इसमें अंतर है नहीं, बस इसकी संरचनाएं में थोड़ी बहुत अंतर है गोल्जी बॉडी की। तो जो प्लांट में ये जो दिखता नहीं, सॉरी, सबसे पहले जंतु में जो यह दिखता है ना, एनिमल में जो यह दिखता है ना, ये गोलाकार आकृति के मुड़े हुए छड़ के समान दिखता है। गोलाकार आकृति के मुड़े हुए छड़ के समान दिखता है। मुड़ा हुआ छड़ दिख रहा है ना, रॉड, जिसको रॉड कहते हैं, सरिया, उसी के आकार का दिखता है। और जंतु में जो दिखता है ना, ये एक जगह दिखता है, मतलब सटे हुए हैं, सब हटे हुए नहीं है। ये गोलाकार आकृति के तो रॉड के समान है, लेकिन ये गुच्छों में दिखते हैं, गुच्छों में, मतलब एक ही जगह दिखते हैं, गुच्छों में, ये अलग अलग नहीं रहते। लेकिन एनिमल में जो एनिमल तो यहाँ बताई दी, प्लांट में जो दिखता है ना, प्लांट में जो गोल्जी बॉडी की जो आकृति होती है वो भी मुड़े हुए रॉड के समान तो होता है, लेकिन यहां पर जो है अलग अलग होता है। यहां पर एक जगह नहीं होता है, एक यहां बिखरा पड़ा है तो एक वहां बिखरा पड़ा है तो एक वहां बिखरा पड़ा है, बस इतना ही अंतर है। दोनों में मुड़े हुए छड़ के समान ही गोल्जी बॉडी दिखता है, लेकिन जंतु में गुच्छों के समान दिखता है, गुच्छे के आकार का एक जगह, और प्लांट में क्या होते हैं कि इधर उधर बिखरा पड़ा होता है। और इसके बारे में यह है कि इसकी जो बनावट है यह भी प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ है। कोशिका के अंदर जितने भी संरचनाएं को हम देख रहे हैं सबकी बनावट प्रोटीन और लिपिड की ही बनी हुई है। सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर राइबोसोम का भी हम चर्चा किए थे, उसकी जो सिर्फ बनावट थी वो किसकी बनावट थी, प्रोटीन और mRNA की बनावट थी। तो ये भी जो बनी हुई होती है प्रोटीन और लिपिड से बनी हुई होती है। यहां तक क्लियर है? एक चीज और देखिए कि ये जो प्लांट में जो गोल्जी बॉडी दिखता है अलग अलग, इसको जो है ना क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं। डिक्टियोसोम, इसको डिक्टियोसोम कहते हैं। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि इसका खोज कौन किया। तो जो खोज करने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम था कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी, यही गोल्जी बॉडी का खोज किए थे। ये कैमिलो साहब जो थे, ये गोल्जी बॉडी का खोज कहाँ किए थे इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये कैमिलो गोल्जी जो थे ये इटली के बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट थे। इटली के जो है एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, न्यूरोलॉजिस्ट थे, यानी कि ब्रेन के डॉक्टर कह सकते हैं उनको, न्यूरो डॉक्टर कह सकते हैं। तो ये जो ब्रेन के जो डॉक्टर थे ना, और इटली के बहुत बड़े डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट थे, वहीं पर जो है इन्होंने सबसे पहले न्यूरॉन में इसकी खोज की थी। न्यूरॉन में किसकी, गोल्जी बॉडी का खोज कहाँ किए थे, न्यूरॉन में। और इन्हीं के नाम पर जो है इसका जो नाम जो है गोल्जी बॉडी
रख दिया गया। अब आगे बारे में इसके बारे में फिर से आगे चर्चा करते हैं, इसके कार्य को थोड़ा देख लेते हैं कि इसका कार्य क्या क्या है। ये जो गोल्जी बॉडी यहाँ पर था इस तरीका से, इसका महत्वपूर्ण कार्य ये है कि ये स्रावित करता है। श्रावण कह सकते हैं। अब किस चीज को स्रावित करता है तो यहाँ पर समझिएगा, स्रावित किस चीज को करता है? सेक्रेशन, मतलब इसको इंग्लिश में सेक्रेशन कहते हैं। स्रावित लिखना सही होगा, श्रावित जो भी हो, श्रावित करता है। तो यहाँ पर समझिए, मानकर चलिए एक कोशिका जो है ना, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, केंद्रक हो गया, तो इसके अंदर जितनी भी सारी संरचनाएं हैं, चाहे वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे वह राइबोसोम हो, चाहे लाइसोसोम हो, चाहे प्लास्टिड हो यानी कि लवक, चाहे जो भी संरचनाएं हो, तो कोशिका के अंदर जितने भी कोशिका अंगक हैं, इन सभी को अगर कुछ पोषक तत्व की जरूरत पड़ गई, पोषक तत्व बोले तो कार्बोहाइड्रेट, मानकर चलिए कार्बोहाइड्रेट हो गया, मान लीजिए प्रोटीन हो गया या वसा हो गया, किसी भी चीज की जरूरत पड़ गई, किसको? कोशिका के अंदर कोशिका अंगक को। तो कोशिका के अंदर कोशिका अंगक को अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़ गई, तो ये जो गोल्जी बॉडी है देखने में तो बड़ा लग ही रहा है, रॉड के आकार का है, तो ये जो है ना अपने अंदर स्टॉक करके रखता है, ये सब चीजों को, पोषक तत्वों को स्टॉक करके रखता है। और जैसे ही इसको लगता है कि से कोशिका अंग को कार्बोहाइड्रेट की जरूरी है, फटाक से कार्बोहाइड्रेट को रिलीज कर देता है। जैसे ही लगता है इसको गोल्जी बॉडी को कि कोशिका अंग को प्रोटीन की जरूरी है, फटाक से प्रोटीन को स्रावित कर देता है। जैसे ही लगता है वसा की कमी है, वसा को स्रावित कर देता है। तो ये जितने भी पोषक तत्व है ना, इसको ये अपने अंदर स्टोर करके रखता है, यानी कि पैकिंग करके रखता है, पैकिंग करके। और गोल्जी बॉडी के बारे में अभी बहुत सारी चीजें जो है जानकारी अभी हम लोग के सामने नहीं आई है। अभी भी जो है गोल्जी बॉडी के बारे में शोध चल ही रहा है, खोज चल ही रहा है। खोज क्या चल रहा है कि वैज्ञानिक लोग सोचे कि कोशिका के अंदर जितने भी कोशिका अंगक हैं, अगर उनको किसी भी पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, चाहे प्रोटीन हो, वसा हो, तो ये फटाक से स्रावित कर देता है, उसको पहुंचा देता है। तो बात यहां पर यह बनता है, स्रावित जब ये करता है तो अपने अंदर स्टोर तो करता होगा, ये अनुमान लगाया गया है। लेकिन स्टोर कैसे करता है इसके बारे में अभी खुलासा नहीं हुआ है, अभी भी इस पर शोध चल रहा है। तो ऐसा अनुमान लगाया गया से जैसे ये स्रावित कर देता है, इसका मतलब जो है यह स्टोर करके रखता है, अपने अंदर पैकिंग करके रखता है। इसीलिए जो है इसको पैकिंग और स्रावित दो चीज का जो है मुख्य कार्य है, अपने अंदर पोषक तत्वों को पैकेज मतलब स्टोर करके रखना और फिर इधर क्या कर देना, स्रावित कर देना, है कि नहीं। और इसका एक मुख्य कार्य और है, मुख्य कार्य क्या है कि ये गोल्जी बॉडी जो है ना लाइसोसोम का निर्माण करता है। पहले भी जितने भी सारे कोशिका अंग के बारे में पढ़े हैं, इससे पहले राइबोसोम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सब किसी भी अन्य कोशिका अंग का निर्माण नहीं करते थे। लेकिन ये गोल्जी बॉडी जो है ना, इसका एक ये कार्य है कि ये जो क्या करता है, लाइसोसोम का निर्माण करता है। लाइसोसोम का ये गोल्जी बॉडी क्या करता है, निर्माण करता है। इसका ये भी कार्य है कि एक अन्य कोशिका अंगक लाइसोसोम के बारे में ठीक इसके बाद अभी हम पढ़ेंगे कि गोल्जी बॉडी किसका निर्माण करेगा, लाइसोसोम का निर्माण करता है। एक और इसका ये कार्य है कि यह परिवहन का भी काम करता है, परिवहन का कार्य करता है, का कार्य। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में देखे थे कि ईआर यानी कि वो भी परिवहन का कार्य करता था।
और कैसा परिवहन, तो अंतः परिवहन, मतलब अंतः परिवहन का कार्य करता था और परिवहन के रूप में क्या पहुंचाता था, तो जिस ईआर के ऊपर जो है प्रोटीन नहीं राइबोसोम रहता था, और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, और ईआर जो था प्रोटीन का परिवहन करता था। तो और सारे तो पोषक तत्व है, और सारे तो केवल प्रोटीन के परिवहन करने से ही तो नहीं हो जाएगा, तो और सारे पोषक तत्व है। तो वो पोषक तत्व कौन कौन है जिसका ये गोल्जी बॉडी परिवहन का कार्य करता है, तो वो पोषक तत्व है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। एक पोषक तत्व ये हो गया ग्लाइकोप्रोटीन, और एक पोषक तत्व हो गया ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, ये दोनों का जो है, ये दोनों पोषक तत्व का जो है यह परिवहन का कार्य करता है। तो गोल्जी बॉडी के बारे में इतना काफी है। गोल्जी बॉडी के बारे में हमने क्या देखा कि ये जो है प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। इसका मुख्य कार्य लाइसोसोम का निर्माण करना है, जबकि अन्य सारे कोशिका अंगक है वो दूसरे अंगक का निर्माण नहीं करते थे, जबकि गोल्जी बॉडी लाइसोसोम का निर्माण करता था। इसके बारे में ये भी देखें कि ये पैकिंग का कार्य करता है। पैकिंग के स्वरूप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब चीज़ों को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, और कोशिका के अंदर जब कोशिका अंगक को जब जरूरी पड़ता है तो फटाक से उसको क्या कर देता है, स्रावित कर देता है। इसका मुख्य कार्य परिवहन के बारे में देखें कि ये जो है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, ये सब जो है पोषक तत्व है, इसको जो क्या करता है, ये परिवहन करता है। और इसका खोज कौन किए थे, कैमिलो गोल्जी, इसके बारे में भी देख लिए। अब गोल्जी बॉडी के बारे में इतना काफ़ी है, यही सबसे प्रश्न आते हैं, आप नोट्स बनाते चलिएगा। आगे देखते हैं गोल्जी बॉडी से आगे जो कोशिका अंगक है उसको। अभी तुरंत हमने देखा कि गोल्जी बॉडी ऐसी कोशिका अंगक है जो लाइसोसोम का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, लाइसोसोम का निर्माण करता है, लाइसोसोम का निर्माण करता है। अब लाइसोसोम के बारे में हम यहां से पढ़ते चलेंगे। उस टाइम लाइसोसोम कहाँ होता है इसके बारे में हम बताते हैं। मानकर चलिए ये हो गया आपका कोशिका। उस टाइम से गोल गोल कोशिका बहुत बना रहे थे, अब इस तरह का कोशिका बना दिए। कोशिका के आकार के बारे में देखे ही थे कि ये जो कोशिका झिल्ली जो होती है वही इसको जो है आकार प्रदान करता है, और ये भी पढ़े थे कि सभी जंतु की कोशिका जो है अलग अलग होती है कि नहीं। तो लाइसोसोम होता क्या है, मान के चलिए केंद्रक हो गया। तो लाइसोसोम जो होता है ना, ये जो है बहुत तेजी से जो है इसको बहुरूपता या झिल्ली युक्त कह सकते हैं। इस पर झिल्ली पाया जाता है, लाइसोसोम के ऊपर क्या पाया जाता है, झिल्ली पाया जाता है। और लाइसोसोम इस तरह का होता है। अगर ये त्रिभुज के आकार है तो त्रिभुज के आकार का ही रहेगा, गोलाकार है तो यह गोलाकार ही रहेगा, और अगर आयताकार है तो इस तरीका से रहता है। गोलाकार है तो वह कैसा रहेगा, गोलाकार ही रहेगा। अगर आयताकार है तो वह कैसा रहेगा, आयताकार ही रहेगा, है कि नहीं। और ये लाइसोसोम की जो संरचना है, इसके अंदर कुछ विशेष पोषक तत्व भरे होते हैं। इसके अंदर क्या भरा हुआ रहता है, एक विशेष प्रकार के पोषक तत्व, यानी कि एक विशेष प्रकार के एंजाइम इसके अंदर भरे हुए रहते हैं। लाइसोसोम की संरचना है, इसके अंदर एक विशेष प्रकार के क्या भरे रहते हैं, एंजाइम भरे रहते हैं। और इस एंजाइम का नाम क्या है, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये जो थैलीनुमा जो आकृति देख रहे हैं आप, चाहे वर्गाकार हो, चाहे गोलाकार हो या त्रिभुजाकार हो, ये झिल्ली युक्त थैलीनुमा आकृति है, और इसमें एक विशेष प्रकार का एंजाइम भरा हुआ होता है, और इसका नाम क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसका अब ये हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम है, इसका काम मुख्य तौर पे इसका ये है कि ये जो है
बाहरी जो आक्रमण होता है, मतलब इसको सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा प्रदान करना कोशिका को, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, जीवाणु और विषाणु से ये हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम होता है इस थैलीनुमा आकृति के अंदर भरा हुआ, इसका मुख्य काम क्या है कि किसी भी जीवाणु या विषाणु से इस कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना। अब आगे देखते हैं कि इसका मुख्य कार्य और क्या है। यह जो है इसका एक मुख्य कार्य और है कि यह अंतःकोशिकीय पाचन करता है। अंतःकोशिकीय पाचन करता है कौन? लाइसोसोम। अब अंतःकोशिकीय पाचन करता है तो अंतःकोशिकीय पाचन के संदर्भ में हम ये समझेंगे, कोशिका जो है और कोशिका द्रव के अंतर्गत जितनी भी सारी संरचनाएं हैं, कोशिका द्रव के अंतर्गत जितनी भी सारी संरचनाएं हैं, उन सारी संरचनाओं का एक उम्र होता है, चाहे 1 मिनट का हो, चाहे घंटों का हो, चाहे सेकेंडों का हो। ओह सॉरी, लाइन कट गया। तो चलिए दोस्तों, लाइट कट गया था इसलिए वीडियो रुक गया था। इधर हम लाइसोसोम के बारे में देख रहे थे। तो ये जो हमारा जो लाइसोसोम है, ये कोशिका के मतलब अंदर का जो लाइसोसोम है, ये संरचना है, कोशिका अंगक है। इसमें जो है ये थैलीनुमा जो संरचना लाइसोसोम का है, इसमें एक विशेष प्रकार का एंजाइम भरा हुआ होता है और इस एंजाइम का नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ये करता क्या है, तो कोशिका को जो है बाहरी संक्रमण से बचाता है। बाहरी संक्रमण यानी बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया अटैक करेगा तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बचाएगा, किसी प्रकार का वायरस अटैक करेगा तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बचाएगा। इतना बड़ा सुरक्षा प्रदान कर रहा है, तो इस बात से ये स्पष्ट पता चलता है कि लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम एक ऐसी संरचना है कोशिका के अंदर की, एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण संरचना है। सारे कोशिका के अंतर्गत देखा जाए तो आगे माइटोकॉन्ड्रिया को भी पढ़ेंगे, वो भी एक महत्वपूर्ण संरचना है, लेकिन लाइसोसोम भी एक महत्वपूर्ण संरचना है। ठीक है। और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का एक और काम है कि अंतःकोशिकीय पाचन। अंतःकोशिकीय पाचन के संदर्भ में हम ये कहेंगे कि कोशिका के अंदर जितने भी कोशिका अंगक है, चाहे वह राइबोसोम हो, चाहे वह माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे जो कुछ भी हो, अगर उस कोशिका अंगक में टूट फूट होता है, मतलब उसकी तो उम्र निश्चित होती है। और कोशिका के बारे में हम बताए थे कि अपना उम्र पूरा करने के बाद चाहे वो उम्र सेकंडों में हो सकता है, मिनटों में हो सकता है, घंटों में हो सकता है, इस तरीका से हो सकता है। तो ये जो है अपना विभाजन स्वयं करने में सक्षम होते हैं। कहने का मतलब जब वो मृत हो जाते हैं तो अपना जो है पुनः जो नए कोशिका का जो जन्म होता है, ये अपने आप जो है नए कोशिका में प्रवेश करने के लिए जो है अपने आप में सक्षम होते हैं। और इसमें जो है मुख्य रोल किसका होता है? केंद्रक का होता है। इसके बारे में हम पिछले क्लासों में हम बता चुके थे। तो जो जिस भी कोशिका के अंदर जो टूट फूट हुआ है, जो भी कोशिका अंगक मृत हुआ है, उसको ये क्या करता है? अंतःकोशिकीय पाचन, मतलब इसके अंदर की सारी कोशिकाएं जिसके अंदर टूट फूट हुआ है या मर गया है या मृत अंगक है, उसको ये पचा देता है। ये कौन? तो हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम ये क्या करता है? पचा देता है। अंतःकोशिकीय पाचन तो कर दिया। और एक इसका एक और ये भी काम है कि जितने भी सेल है, यानी कि जितनी भी कोशिका है, मानव शरीर हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, दोनों के संदर्भ में जितनी भी कोशिका है, उन कोशिकाओं को भी उम्र फिक्स होती है कि नहीं? मिनटों, घंटों, सेकंडों, चाहे कई दिन ऐसे। तो जब जैसे ही वह कोशिका का जो उम्र पूरा होता है ना, जैसे ही कोशिका अपना उम्र पूरा करता है, तो ये जो थैलीनुमा आकृति है लाइसोसोम की, जिसके अंदर ये एंजाइम भरा हुआ है, ये फट जाता है। ये क्या होता है? ये आकृति जो लाइसोसोम की जो थैलीनुमा आकृति है, ये फट जाता है। और फट जाता है तो जैसे ही इसके अंदर जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे पड़े हैं, ये पूरे कोशिका में जो है फैल जाते हैं, पूरे कोशिका में फैल जाते हैं। और जब ये पूरे कोशिका में फैल जाते हैं तो क्या रहेगा? राइबोसोम, क्या रहेगा? लाइसोसोम, क्या रहेगा? माइटोकॉन्ड्रिया, क्या रहेगा? प्लास्टिक, कुछ भी नहीं बचता है और सब जो है स्वतः समाप्त हो जाते हैं। सबको यह पचा देता है, सबको खत्म कर देता है। और दुर्भाग्य ये कि जब यह फटता है तो खुद लाइसोसोम भी जीवित नहीं रह पाता है, लाइसोसोम भी खुद मर जाता है। यह कोशिका को तो नष्ट करता ही करता है और यह खुद जो है अपना भी ये नष्ट कर लेता है। इसीलिए जो है इस लाइसोसोम को क्या कहा गया? तो आत्महत्या की थैली। इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली भी कहते हैं।
क्योंकि जब ये फटता है तो पूरा कोशिका को तो नष्ट करता ही करता है और स्वतः स्वतः अपना खुद का भी ये जो है नष्ट कर लेता है, ये भी सुसाइड कर लेता है, इसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो पहले से तो पढ़ते आ रहे थे आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं, लाइसोसोम को, लेकिन क्यों कहते हैं ये तो यहाँ पर क्लियर हो गया। ठीक, इसके बारे में इतना जानकारी कर लिए लाइसोसोम के बारे में। अब इसके कुछ और कार्य होंगे उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। इसके खोजकर्ता के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसका खोज कौन किया, तो इसका खोज किया है डी डुबे। डी डुबे नामक वैज्ञानिक थे, वही लाइसोसोम का खोज किए हैं डी डुबे। और डी डुबे जब खोज किए हैं तो ये 1958 में खोज किए थे। एग्जाम में पूछा जाता है लाइसोसोम का खोज कौन किया, डी डुबे 1958 में। और इसी खोज के कारण जो है ना डी डुबे को जो है नोबेल पुरस्कार मिला गया। याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। डी डुबे को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला, तो लाइसोसोम के खोज के लिए मिला। और कब मिला, तो 1974 में मिला। ठीक, लाइसोसोम के लिए इतना काफी है। अब आगे देखते हैं लाइसोसोम के बाद जो अगला जो संरचनाएं है उसके बारे में देखेंगे। लाइसोसोम के बाद अब आ जाइए माइटोकॉन्ड्रिया पर। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखेंगे तो ये भी, इसकी जो भी बनावट होती है ना लिपिड और प्रोटीन की होती है। जितनी भी सारी संरचनाएं के बारे में देख रहे हैं सबकी बनावट लिपिड और प्रोटीन से ही है। बस केवल राइबोसोम के बारे में देखे थे कि उसकी बनावट किसकी थी, तो लिपिड और mRNA की थी। और राइबोसोम अपने आप में एक छोटी संरचना थी। लेकिन ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये अगर सजीवों के नहीं, एनिमल के संदर्भ में अगर देखा जाए, एनिमल के संदर्भ में अगर इसकी बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो एनिमल के संदर्भ में ये सबसे बड़ी संरचना है, सबसे बड़ी है एनिमल के संदर्भ में। हालांकि इससे भी बड़ी संरचना एक और है, प्लास्टिड लवक, उसके बारे में पढ़ेंगे। वो एनिमल में नहीं पाया जाता है, लवक जो है पेड़ पौधे में पाए जाते हैं, उसके बारे में देखेंगे। एनिमल के संदर्भ में सबसे बड़ी संरचना कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये दोहरी झिल्ली वाली संरचना है, दोहरी झिल्ली। जितनी भी सारी संरचनाएं थी, किसी के ऊपर एक झिल्ली, किसी के ऊपर दोहरी झिल्ली, सिर्फ राइबोसोम था जो सबसे छोटी संरचनाएं थी और उसके ऊपर किसी भी प्रकार का झिल्ली नहीं था। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया कैसी संरचना है, दोहरी झिल्ली। अब हम कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को दिखा देते हैं कि वो दिखता कैसे है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये अपना आकार जो है पल पल बदलते रहता है। मतलब इसका आकार निश्चित नहीं रहता, पल पल बदल लेता है ये अपना आकार। पल पल मतलब तुरंत अपना आकार बदल लेता है। लेकिन जैसे ही कुछ सेकेंडों का कुछ भाग कह लीजिए, कैमा भाग के अंदर, मतलब बहुत थोड़ी देर के लिए जब ये माइटोकॉन्ड्रिया को जब देखा गया सूक्ष्मदर्शी की मदद से, तो ये दिखा कैसा वैसे बताती। ये तो दोहरी झिल्ली संरचना है। सबसे पहले इसके ऊपर जो है एक और झिल्ली है, दोहरी झिल्ली संरचना है। तो ये जो है पल पल अपना रंग बदलता है। और जब इसको सूक्ष्मदर्शी की मदद से जब देखा गया ना, जब ये कुछ देर के लिए रुका, तो वह अंगुली के आकार का दिखा। जैसे हाथ का अंगुली है उसी के आकार का यह देखा। इस तरीका से जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है बिखरा हुआ पड़ा था, अंगुली के आकार का संरचना दिखा गया। यही है आपका क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। इस आकार का संरचना देखा गया, अंगुली के आकार का संरचना माइटोकॉन्ड्रिया का देखा गया। और अंगुली के आकार का संरचना जो देखा गया, और अंदर की जो जगह है, ये अगर अंगुली की संरचना को ढक दिया जाए तो अंदर जो ये खाली जगह, ये खाली जगह नहीं है, इसमें दर्भ भरे पड़े हैं। और इसका नाम है मैट्रिक्स। हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम इसका क्या है, मैट्रिक्स है। और इस मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, तो इसमें जो है आरएनए है, आरएनए भरे पड़े हैं, राइबोसोम भरे पड़े हैं। इस मैट्रिक्स में जो है दर्भ भरे पड़े हैं। राइबोसोम वो भी कौन, राइबोसोम के दो प्रकार बताए थे ना, 70S और 80S। तो इसमें जो राइबोसोम है वो 70S वाला राइबोसोम है, और इसके अंदर आरएनए है। और क्या है, तो और
कैल्शियम ले लीजिए, ये सब जो है द्रव्य जो है इसके अंदर भरे पड़े हैं। और ये जो अंगुली के आकार का जो संरचना आपको दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसका नाम है क्या? तो इसका नाम है क्रिस्टी। अंदर की जो खाली संरचनाएं थी जो द्रव्य से भरे पड़े, इसका नाम मैट्रिक्स। और ये अंगुली नुमा, अंगुली के आकार का जो संरचना माइटोकॉन्ड्रिया की दिख रही है, उसका नाम क्या है? क्रिस्टी। और ये क्रिस्टी खाली नहीं है, क्रिस्टी के अंदर भी एक विशेष प्रकार के द्रव्य भरे पड़े हैं। क्या है? एक विशेष प्रकार के द्रव्य भरे पड़े हैं, यानी कि इस क्रिस्टी के अंदर भी जो है एक विशेष प्रकार के एंजाइम भरे पड़े हैं। एंजाइम क्रिस्टी के अंदर। अब ये एंजाइम क्या करते हैं? तो यहीं पर जो है इसी क्रिस्टी में जो है श्वसन होता है। श्वसन का मतलब सांस लेना छोड़ना नहीं, सांस लेना और छोड़ना तो जो है वो एक श्वसन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। लेकिन जो कोशिकीय जो श्वसन होता है, शरीर में जो श्वसन होता है, वो कहां पर होता है? क्रिस्टी में आकर के होता है, क्रिस्टी में। और क्रिस्टी में एक एंजाइम भरा पड़ा है, और यही एंजाइम जो है श्वसन कराने में जो है मदद करता है। यही एंजाइम श्वसन कराने में जो है मदद करता है। जब हम सांस लेते हैं और सांस के स्वरूप जब ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं, तो ऑक्सीजन जाकर के कोशिका तक पहुंचता है, और कोशिका तक पहुंचकर जो है क्रिस्टी में वह ऑक्सीजन आता है, और यहीं पर जो है वह ऑक्सीजन रिएक्शन, मतलब रिएक्शन कराने में वही ऑक्सीजन यहाँ पर जो है ऑक्सीजन रिएक्शन कराता है, और यहां पर जो है श्वसन संपन्न होता है, और यहीं पर जो है एक ऊर्जा बनता है। श्वसन जब यहां पर संपन्न हो गया मैट्रिक्स में, तो यहां पर एक ऊर्जा बना, और वो ऊर्जा बना एटीपी के रूप में। एटीपी के रूप में, और एटीपी के रूप में ऊर्जा बना। यही ऊर्जा जो है सारे कोशिका को मिलता है, और फिर यहीं से जो है ऊर्जा हमारे शरीर को प्राप्त होता है। कहां? माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत। तो ये जो एटीपी के रूप में जो ऊर्जा प्राप्त हुआ, ये सारे ऊर्जा को जो है ये जो क्रिस्टी जो है अपने अंदर संग्रहित करके रखती है। ये सारे ऊर्जा को, जो एटीपी जो ऊर्जा बन रहा है श्वसन के दौरान, ये सारे ऊर्जा को क्रिस्टी अपने अंदर संग्रहित करके रखती है, और जरूरत के हिसाब से कोशिका को या हमारे शरीर को जो है यहां से ऊर्जा प्रदान करती है। ये जो क्रिस्टी जो है अपने अंदर सारे ऊर्जा को जो है ये क्या कहते हैं, अभी क्या बोल रहे थे, क्रिस्टी जो है अपने अंदर सारे ऊर्जा को जो है संग्रहित करके रखती है। इसीलिए जो है इसको माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्जा गृह। ऊर्जा गृह बोले तो ऊर्जा का घर बोला जाता है। यहां तक तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। लाइसोसोम के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इतना देख लिए। ऊर्जा कैसे मिलता है, श्वसन कैसे होता है, ये सब तो देख लिए। और ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहते हैं, ये भी देख लिए। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इतना काफी है। और इसके बारे में कुछ 2-4 वैज्ञानिक के नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में, उसको देख लेते हैं कि इसका खोज कौन किया, नामकरण कौन किया। और जो क्रिस्टी के संदर्भ में अभी हम बात कर रहे थे, जो क्रिस्टी के अंदर जो विशेष प्रकार के एंजाइम था, वो एंजाइम को खोज कौन किया, इसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला वैज्ञानिक का नाम आपको याद कर लेना है, जिसका नाम था रिचर्ड अल्टमान। रिचर्ड अल्टमान। दूसरा वैज्ञानिक का नाम याद कर लेना है, इनका नाम था बेंडा। बेंडा नाम भी वैज्ञानिक का ऐसा है ना कि यादों करने में प्रॉब्लम होता है। रिचर्ड अल्टमान हो गया, बेंडा हो गया। तीसरा वैज्ञानिक थे जिनका नाम था किंग सबरी, SUBRY, किंग सबरी। एक और वैज्ञानिक जो है माइटोकॉन्ड्रिया के खोज से जुड़े हुए हैं, उनका नाम था वारबर्ग। ये जो रिचर्ड अल्टमन है ना, ये रिचर्ड अल्टमन क्या किए थे, तो यही जो है माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे पहले खोज किए थे, रिचर्ड अल्टमन। और खोज करने के बाद जो है माइटोकॉन्ड्रिया का नाम क्या दिए थे, तो बायोप्लास्ट नाम दिए थे। बायोप्लास्ट। ये जो है रिचर्ड अल्टमान जो है माइटोकॉन्ड्रिया का जब खोज किए तो उसका नाम बायोप्लास्ट दिए, और बेंडा जो है ना, यही बायोप्लास्ट का नाम बदल करके माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया। माइटोकॉन्ड्रिया नाम रख दिया। किंग सबरी जो था, किंग सबरी क्या लगाया, तो किंग सबरी क्या पता लगाया, तो किंग सबरी ये पता लगाया कि श्वसन का जो कार्य होता है ना, यानी कि एटीपी जो ऊर्जा के रूप में जो शरीर को प्राप्त होता है, एटीपी जो भी हम क्रिस्टी के बारे में हम देखे थे, ये श्वसन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। खोज तो रिचर्ड अल्टमान कर दिए माइटोकॉन्ड्रिया के, लेकिन इनको यह पता नहीं था कि श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है
है कि नहीं। खोज किए तो बायोप्लास्ट के रूप में खोज किए, नामकरण बेंडा जो है फिर से बायोप्लास्ट का नाम माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया, लेकिन श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। इसका खोज कौन किए थे? किंग सबरी। और वारवर्ग क्या किया? तो वारवर्ग जो है ना, इसके अंदर जो इस तरह की जो संरचनाएं थी और इसके अंदर जो एंजाइम भरा पड़ा था, एंजाइम अंगुलीनुमा संरचना के अंदर जो एंजाइम भरा पड़ा हुआ था, ये एंजाइम का खोज वारवर्ग किया। वारवर्ग इसी एंजाइम का खोज किया। तो ये 3-4 वैज्ञानिक का नाम है, इसको एग्जाम की दृष्टि से याद रखना महत्वपूर्ण काम है। ये कौन वैज्ञानिक कौन काम किए। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इतना चीज देख लिए। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, पाया कहाँ जाता है? ऐसे तो शरीर के सारे कोशिका में पाया जाता है, लेकिन ये मेन रूप से जो है, मुख्य रूप से, हाँ ये तो सब तरह पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के। हाँ ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इतना ठीक काफी है। इसके बाद अगला जो कोशिका अंगक है वो है प्लास्टिड। प्लास्टिड यानी कि लवक। लवक के बारे में पढ़ते हैं। लवक जो होता है ना, ये केवल प्लांट में पाया जाता है। प्लांट में, एनिमल में लवक पाया नहीं जाता है। लवक वैसे प्लांट में पाए जाते हैं जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता हो, है कि नहीं, उसी में लवक पाया जाता है। लवक जो होता है 3 प्रकार के होते हैं, 1 2 3। पहला लवक को कह सकते हैं वर्णी लवक, नहीं हरित लवक। हरित लवक हो गया। दूसरा को वर्णी लवक कह सकते हैं और तीसरा को अवर्णी लवक। देखिए इस क्लास जो हम ले रहे हैं, अगर इसमें कुछ पॉइंट छूट जाता है और हमको पता चलता है कि इस पॉइंट को छोड़ दिए, तो फिर हम अगले क्लास में उसको सबसे पहले हम उसी को क्लियर कर देते हैं, छूटा हुआ पॉइंट को। जैसे कि कल के क्लास में छूट गया था क्या, कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो अंतःस्रावन करता है, वो जो परिवहन का काम करता है, अंतः परिवहन का कार्य करता है। इस चीज़ को हम नहीं बताए थे तो बता दिए। यहाँ पर भी मतलब कोई भी पॉइंट को अगर हम भूल रहे होंगे तो उसको हम अगले क्लास में क्लियर कर देंगे। तो प्लास्टिक यानी कि लवक जो है ये 3 तरह के होते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। ये हरित लवक जो होता है ना, ये पत्तियों में पाया जाता है। मतलब जितने भी पेड़ पौधे के हरे भाग देखते हैं, हरे रंग के जितने भी चीज दिखाई देते हैं, वहां पर हरित लवक होगा। वर्णी लवक वहां पर पाया जाएगा जो हरे भाग को छोड़कर विशेषकर फल हो गया, फूल का रंग हो गया, वो सब जो है वर्णी लवक वहां पर पाया जाता है। और अवर्णी लवक वहां पाया जाता है जहां पर पेड़ पौधे के जो भाग जो है सूर्य के प्रकाश से वंचित रह जाते हैं, जैसे कि जड़ हो गया। जड़ तो जमीन के अंदर रहता है कि नहीं। तो वैसे पौधे जिसके अंग जो है सूर्य के प्रकाश से वंचित रह जाते हैं, वैसे भाग वंचित रह जाते हैं, वहां पर जो है अवर्णी लवक पाया जाता है। अब लवक जो होता है, हरित लवक, वर्णी लवक और ये अवर्णी लवक, ये तीनों जो है एक ही प्रकार के होते हैं। बस इसमें क्या होता है ना कि पिगमेंट अलग अलग पाया जाता है। इसकी जो बनावट वगैरह जो है एक ही प्रकार की है। और ये भी जो है ना, ये दोहरी झिल्ली वाली इसकी संरचना है। लवक की भी संरचनाएं कैसी है? दोहरी झिल्ली वाली, डबल लेयर इस पर चढ़ा हुआ है। दोहरी झिल्ली वाली जो है ये संरचना है। यहां तक क्लियर है? ये दोहरी झिल्ली वाली संरचना है और अंदर की जो ये खाली जगह है इसमें भी द्रव भरे पड़े हैं। और अंदर का जो खाली जगह है उसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देख रहे थे, अंदर के खाली जगह का नाम क्या दिए थे? मैट्रिक्स। और यहाँ पर जो लवक के अंदर जो खाली जगह है इसका नाम है एस्ट्रोमा। क्या नाम है? एस्ट्रोमा। और इसी एस्ट्रोमा के अंदर जो है धागा के आकार का इस तरह का जो आकृति बना हुआ है, धागा के आकार का, इसी एस्ट्रोमा के अंदर धागा नुमा प्रकार के धागा के स्वरूप का जो है आकृति बना हुआ है। और इसका जो नाम है एस्ट्रोमा लैमेली। क्या नाम है इसका? एस्ट्रोमा लैमेली। एस्ट्रोमा लैमेली नाम है। और इसी धागा के जो ऊपर जो है ना गोल गोल थैलीनुमा आकृति बनी हुई है। जिस तरह से प्लेट के ऊपर प्लेट
देखते हैं ना, किताब के ऊपर किताब संहिता हुआ। उसी तरीका से जो है स्ट्रोमा के अंदर स्ट्रोमा लैमेली है, ये धागा स्वरूप का, और ये जो है स्ट्रोमा लैमेली के ऊपर जो है गोल गोल संरचनाएं बने हुआ है। ठीक, और इस संरचनाएं को क्या कहते हैं? तो इस संरचनाएं को कहते हैं थैलेक्वाइड। थैलेक्वाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? इस संरचना को थैलेक्वाइड कहते हैं। और इस संरचना को तो थैलेक्वाइड कहते ही हैं क्योंकि थैला के आकार का है। और पूरे संरचना की अगर बात करें, ऊपर से नीचे तक जितने भी थैले हैं, अगर पूरे जो गुच्छानुमा जो ये थैलेक्वाइड है, गुच्छा बना रहा है, इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे ग्रेना, ग्रेनम। ग्रेनम कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेनम। फिर से एक बार समझ लीजिए, प्लास्टिड जो होता है वह दोहरी झिल्ली का होता है, और ये इसके जो अंदर वाला जो भाग होता है खाली जगह, उसको स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में एक धागे नुमा जो है संरचना होता है जिसको स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। स्ट्रोमा लैमेली के ऊपर जो है गोल 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 थैलीनुमा आकृति होती है जिसको थैलेक्वाइड कहते हैं। और यही थैलेक्वाइड के गुच्छों को क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। अब ये थैलेक्वाइड का जो गुच्छा जो यहाँ पर बना हुआ है ना, थैलेक्वाइड का गुच्छा, थैलेक्वाइड का जो गुच्छा बना हुआ है, इसी के भीतर क्लोरोफिल पाया जाता है। इसी के भीतर ये जो गुच्छा बना हुआ है, इसी के भीतर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। और यहीं पर जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। समझ गए? क्लोरोफिल कहाँ होता है? तो क्लोरोफिल यही जो है ग्रेनम यानी कि गुच्छा जो है थैलेक्वाइड है, इसी के अंदर जो है क्लोरोफिल पाया जाता है। और इसी के जो है गुच्छा को ग्रेनम कहते हैं, और यहीं पर जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यहाँ पर होती है। अब ये प्लास्टिड लवक के बारे में यहाँ पर हरित लवक का चर्चा कर लिए। हरित लवक के अंतर्गत हमको इतना ही देखना है। उसके बाद आगे जो अब हम देखते हैं, तो आगे हम देख लेते हैं हाँ, हरित लवक हो गया। क्रोमोप्लास्ट। आगे देख लेते हैं वर्णी लवक। वर्णी लवक, वर्णी लवक जिसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, इसका भी बनावट इसी तरह का होता है, बस अंतर यह है कि इसका पिगमेंट अलग अलग होता है कि नहीं? अब पिगमेंट क्या क्या अलग होता है, तो कुछ पिगमेंट का नाम है, याद कर लीजिएगा। वो कुछ विशेष है नहीं, बस सेब लाल क्यों दिखता है, पपीता का रंग पीला क्यों होता है, बस यही सब है। और ये सब वर्णी लवक के कारण जो है इस तरह से होते हैं। जैसे कि कुछ का हम नाम लिखा दे रहे हैं, जैसे कि गाजर, ये क्रोमोप्लास्ट के कारण ही हो रहा है। गाजर का रंग कैसा रहता है? लाल। लाल। गाजर का रंग जो है लाल नहीं, नारंगी, नारंगी दे रखा है। गाजर का रंग जो है नारंगी है, वो क्यों दिखता है? तो कैरोटीन के कारण, कैरोटीन पिगमेंट के कारण। और कैरोटीन पिगमेंट कहाँ होता है? तो क्रोमोप्लास्ट यानी कि वर्णी लवक में होता है। उसी प्रकार से हल्दी का रंग पीला क्यों होता है? हल्दी का रंग पीला, तो हल्दी का रंग पीला क्यों होता है? तो वो जैंथोफिल के कारण होता है। जैंथोफिल, हल्दी का रंग पीला जैंथोफिल पिगमेंट के कारण होता है। और ये सारे पिगमेंट वर्णी लवक में पाए जाते हैं। फिर उसी तरीके से देखेंगे तो पपीता, पपीता का भी रंग पीला होता है। तो जो पपीता का रंग पीला होता है, ये कैरिका जैंथिल के कारण होता है। कैरिका जैंथिल, कैरिका जैंथिल, कैरिका जैंथिल के कारण पपीता का रंग पीला होता है। उसी तरीका से सेब, सेब का रंग कैसा होता है? लाल मान लीजिए, लाल, और होता भी है। तो ये लाइकोपिन के कारण होता है। लाइकोपिन, सेब का रंग लाल नहीं, टमाटर का, सॉरी, लाइकोपिन तो टमाटर का रंग लाल होता है। सेब का रंग लाल किसके कारण होता है? तो एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन। और टमाटर का जो रंग लाल होता है, यह लाइकोपिन के कारण होता है। तो ये सारे जो पिगमेंट है, कैरोटीन पिगमेंट,
जैंथोफिल पिगमेंट, कैरिकाजैंथिल पिगमेंट, एंथोसाइनिन पिगमेंट, लाइकोपिन पिगमेंट, ये सारे पिगमेंट किसके अंतर्गत पाए जाते हैं? तो वर्णिलवक यानी क्रोमोप्लास्ट के अंतर्गत पाए जाते हैं। और उसी के कारण जो है पेड़ पौधे का जो है फल का रंग, फूल का रंग लाल पीला हरा होता है। ये सब याद करने योग्य बातें हैं, एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद एक और लवक बच गया, अवर्णी लवक। इसके बाद खत्म करेंगे अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट अवर्णी लवक, इसका काम क्या है ना, जैसे कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो उसके अंदर जो है फोटोसिंथेसिस की क्रियाएं चलते रहती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भर दिन चल रहा है, दिन भर खाना बन रहा है, रात में भी खाना बन रहा है, लेकिन वो जो खाना जो अपना बनाते हैं उसका वो महज 5% या 10% कह सकते हैं, 5-10% ही अपने लिए यूज कर पाते हैं। ऐसे भी उनका काम तो कुछ है नहीं, एक ही जगह खड़ा रहना है कि नहीं। तो जो खाना वो दिन रात खाना, दिन रात दिन 24 घंटा जो है वर्षों महीनों तक बन रहा है, खा रही न रहे, खा कितना रहे, वो यूज कितना कर रहे हैं, तो मानकर चलिए 2%, 4%, 5%, अधिकतम से अधिकतम जो है 10% यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो समाज से कोई मतलब है नहीं। जहां पर खड़ा है वहीं पर उनको खड़ा रहना है। बगल का पेड़ कट गया, उनके पड़ोसी कट गए, गिर गए, उनसे तो उनको कोई मतलब है नहीं। तो ये जो अपना जो खाना जो बनाते हैं तो 10% मानकर चलिए वो यूज कर लिए, खपत कर लिए, तो 90% जो उनका जो खाना जो है बच गया, ये बच गया, जो ये खाना बच गया, इसी का जो है ये स्टॉक अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट के अंतर्गत होता है। और उसमें विटामिन हो गया, जैसे कि मानकर चलिए विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सब चीज पौधे से प्राप्त होते हैं। तो ये सब चीज का जो ये जो अवर्णी लवक जो है अपने अंदर जो है, एक मिनट, हाँ, ये अवर्णी लवक जो है विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, इस तरह के जो 90% जो बच जाते हैं उनके खाना बनने के दौरान, ये जो है इसको अपने अंदर स्टॉक करके रखते हैं। और ये जो स्टॉक करके रखते हैं तो इसका जो है मानव भी उपयोग करता है, जैसे कि फल के रूप में हो गया या किसी और के रूप में हो गया। जो गेहूं प्राप्त होता है, गेहूं से कार्बोहाइड्रेट हो गया, चावल प्राप्त होता है, तो वो सब में जो कार्बोहाइड्रेट या विटामिन जो फल या मतलब जो भी अनाज होता है उसमें होता है, तो वो आता कहाँ से? जो पौधे जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं और जो अपना खाना बनाते हैं, और जो खाना जो बच जाता है वो यही अवर्णी लवक में स्टॉक रहता है खाना। अगर पेड़ पौधे अगर हड़ताल पर चले जाएं, वो बोले कि हम आज से खाना नहीं बनाएंगे, तो क्या होगा? खाना नहीं बनाएंगे तो फिर विटामिन कार्बोहाइड्रेट का स्टॉक हो पाएगा उनके अंदर? नहीं हो पाएगा। तो फिर फल के माध्यम से, अनाज के माध्यम से मानव को मिलेगा या किसी भी जंतु को मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ल्यूकोप्लास्ट का बस यही काम है कि से बचे हुए खानों को क्या करते हैं, अपने अंदर स्टॉक करके रखते हैं। जैसे कि कुछ यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं, एमाइयोप्लास्ट, एमाइयोप्लास्ट हो गया। उसके बाद एमाइयोप्लास्ट जो है इसका काम क्या है, तो ये स्टार्च का संग्रह करता है, स्टार्च का संग्रह। एमाइयोप्लास्ट किसका संग्रह करेगा? स्टार्च का संग्रह करेगा। उसके बाद है प्रोटीनियोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट ये जो है प्रोटीन का संग्रह करता है। जैसे कि दाल से जो प्रोटीन प्राप्त होता है, वो प्रोटीन आया कहाँ से? तो पौधा तो खाना बनाया था अपने लिए, जैसे कि चना का दाल हो गया, मसूर का दाल हो गया, वो जो है प्रोटीन तो अपने लिए बनाया था, लेकिन वो इतना ना ज्यादा बना लिया कि उसको जो है उपयोग करने के बाद फिर 90% बच गया प्रोटीन। तो 90% जो बच गया प्रोटीन, वही दाल में जो उसका जो बीज है उसमें आ गया प्रोटीन, और वहां से जो है मनुष्य प्राप्त कर लिया। इसी तरीका से प्रोटीनियोप्लास्ट जो है, ये जो अवर्णी लवक प्रोटीनियोप्लास्ट, ये प्रोटीन का संग्रह करता है। उसके बाद एमाइयोप्लास्ट जो अवर्णी लवक है, ये स्टार्च का संग्रह करता है। इसी तरीका से एक और है इलाइयोप्लास्ट, ELAIO, इलियोप्लास्ट। ये जो है वसा का संग्रह करता है, फैट का संग्रह, वसा का संग्रह करता है। तो इस तरह से कुछ और है, विभिन्न प्रकार के अवर्णी लवक है, लेकिन 2-4 को याद कर लेना जरूरी है, जिसके माध्यम से पता चल सके कि स्टार्च का संग्रह कौन करता है, प्रोटीन का संग्रह कौन करता है, वसा का संग्रह कौन करता है। बस प्लास्टिड यानी कि लवक के अंतर्गत जो है इतनी ही चीजें आती है। बस यहीं पर हम समाप्त करते हैं, अगले क्लास में फिर इससे हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, और
ये जो वीडियो ये जो क्लास चल रहा है रिकॉर्डेड क्लास, इसको आप लोग अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अच्छा लगे तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइबर जो आप एक बार जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपका एक सब्सक्राइब जो है मेरा मनोबल बढ़ाएगा, और हम फिर यहाँ से जो है अच्छा से अच्छा मेहनत कर पाएंगे, और फिर हम आप तक जो है वीडियो को पहुँचाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।